इस सवाल में हम पुनः मूल्यांकन खाता सीखना ज़रूरी है। क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि आगे के पाठ में पाठ 5 और पाठ 6 पुनः मूल्यांकन खाता से ही शुरुआत होता है, इसलिए उसको हमको बनाने सीखना है। वैसे ये सवाल परीक्षा में आते नहीं हैं, लेकिन पुनः मूल्यांकन खाता बनाने सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करने सीखनी है, नहीं तो आपको पाठ 5 और पाठ 6 आपको नहीं आएगा। इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता सीखना है। हम क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्यूशन कर रहे हैं। राजेश, पुष्पा और प्रतिभा श्रीनाथ जी ट्रेडर्स नाम की एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभानी वितरण का प्रमाण 2:3:1 है। तारीख 31/3/2017 के रोज उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट यहाँ पर दी हुई है। तो आप देख लें, पीढ़ी की पक्की तलपट दी है। यहाँ पर समायोजन जो देखना है वो देखना है आपको। तो हम देखते हैं तो सबसे पहले समायोजन में देखते हैं। उपर्युक्त पक्की तलपट की तारीख को साझेदार ने लाभ हानि का वितरण का प्रमाण बदल दिया। बदल के क्या रखा? एक जैसा रखा, यानी समान रखा। 1:1:1 निश्चित किया। इस तारीख को धंधा की संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करना निश्चित किया, जिसकी माहिती निम्नानुसार है। तो पहली एंट्री देखते हैं। यहाँ पर जमीन की कीमत 2.5 लाख तक बढ़ानी है और मकान की कीमत 50,000 से बढ़ानी है। तो ध्यान रखना है, ये तक बढ़ानी है, ये से बढ़ानी है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो ज़मीन की कीमत 2.5 लाख तक बढ़ानी है, तो यानी कि जो ज़मीन की कीमत है उसको कहाँ तक लेके जानी है? 2.5 लाख लिखने का है अपने को, बराबर। ये मकान की कीमत 50,000 से बढ़ानी है, मतलब 50,000 ही ऐड करना है। जो भी दी है उसमें 50,000 ऐड करना है। चलिए देखते हैं। तो ये ज़मीन है अपने पास कितनी है? 1,80,000 है। इसको कहाँ तक बढ़ानी है? तो 2.5 लाख तक करनी है, यानी कि कितनी कीमत बढ़ी। तो उसमें देखने वृद्धि कितनी हो, तो 2.5 लाख में से 1,80,000 घटाओगे तो आपको मिलेगा 70,000 की वृद्धि हुई है। पहले इसकी एंट्री कर लेते, कहाँ एंट्री होती है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या एंट्री कर रहे हैं। तो ये है हमारा पुनः मूल्यांकन खाता। ध्यान रखना है, पुनः मूल्यांकन जो खाता होता है उसका अर्थ क्या होता है? बोले जिस पत्रक में संपत्ति या दायित्व में कमी वृद्धि दर्शाया जाता है उस पत्रक को हम पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं, बराबर। दायित्व में जो कमी वृद्धि होती है वो दर्शाने वाला पत्रक ही क्या होता है? पुनः मूल्यांकन पत्रक होता है। और इस तरह से बनाना है यहाँ पर। अब आपको ध्यान में रखना है किसको कहाँ एंट्री करना है। तो देखो सीधी संपत्ति, यहाँ पर देखो संपत्ति में वृद्धि हो, हमने पहले वीडियो में बता दिया था पूरा नमूना। ओके, वृद्धि हो तो इधर साइड जमा साइड, और कमी हो तो इधर। कब? संपत्ति में। तो संपत्ति में यहाँ पर वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर जमीन खाता कितनी हज़ार की वृद्धि हुई है? 70,000 की वृद्धि हुई है। और मकान में भी देखते हैं। तो मकान में वो क्या बोलता है? मकान में और यहाँ पर दिए 50,000 तक बढ़ानी है। मकान में कितना बढ़ाना? 50,000 तक। तो ध्यान रखना है उसमें तक बढ़ानी है, तो यानी कि इसको वहाँ तक लेके जाना था, उसको 50,000 ही बढ़ानी। 50,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 लाख की हो जाएगी। लेकिन हमको क्या लिखना क्या है यहाँ पर? 50,000 की वृद्धि हुई है, बराबर। लाभ हुआ है, मतलब अगर आपको ये सब मतलब याद नहीं होता तो समझो फ़ायदा हुआ है, तो हम लोग जमा साइड में लिखेंगे इधर खाते के अंदर। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे तो मकान की कीमत में भी वृद्धि हुई है, इसलिए लिखेंगे मकान खाता कितने की वृद्धि हुई? तो 50,000 की वृद्धि करनी है, तो 50,000। ओके, दोनों की हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों का हमको रोम नामचा भी लिखना पड़ेगा। तो देखो अगर रोम नामचा में आपको थोड़ा सा नियम ध्यान रखना है कि फ़ायदा हुआ बराबर, फ़ायदा हुआ है तो उधार लिखने का, और घाटा हुआ है तो जमा में लिखने का। तो ये लिखेंगे जमीन खाता उधार, मकान खाता उधार, और पुनः मूल्यांकन खाते जमा। इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जमीन खाता उधार, मकान खाता उधार। पहली एंट्री है, यहाँ लिखते हैं 70,000
और यहाँ 50,000 और पुनः मूल्यांकन खाते का, पुनः मूल्यांकन खाते का। ओके, फिर हम यहाँ पर विवरण आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। कितना होता है इन दोनों का टोटल? 1,20,000 होता है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर दूसरा लिखा है यंत्र की कीमत 80,000 तक घटाइए। 80,000 तक घटाने के लिए बोला है। कितना बोला है? 80,000 बोला है। तो 80,000 तक घटाने का मतलब कितनी कीमत है यहाँ पर? इसकी है 1,20,000 है, तो 80,000 तक लेके जानी है। कहाँ तक लेके जानी? 80,000 तक। मतलब कितने की कमी हुई? तो 1,20,000 में से 80 घटाएंगे यानी 40,000 की कमी हुई है। यानी हमको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। ओके, नुकसान की एंट्री हमको पता है। पुनः मूल्यांकन खाते उधार, यंत्र खाते का 40,000 40,000 इस तरह से लिख सकते हैं। बराबर। इसका पुनः मूल्यांकन खाते यहाँ पर फायदा हुआ तो जमा होता है, और अगर घाटा हो तो क्या होगा? पुनः मूल्यांकन खाता उधार हो जाता है। पुनः मूल्यांकन खाता उधार यंत्र खाते का। कितने का? तो 40,000 और 40,000। विवरण आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? कि लिख सकते हैं कि यंत्र की में कमी हुई, यंत्र की कीमत में कमी हुई। बराबर। अब इसको पुनः मूल्यांकन खाते में लिखना है। तो ये देखो यहाँ पर, तो पुनः मूल्यांकन में अगर कमी होती है तो पुनः मूल्यांकन खाते में यंत्र को कहाँ लिखा जाएगा? उधार साइड में लिखा जाता है। वृद्धि हुई तो इधर साइड, कमी हुई हो तो इधर साइड लिखते हैं। यंत्र खाता कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 40,000 की कमी हुई है। अगला देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ लिखा है विनियोग की कीमत में, तीसरा है विनियोग की कीमत में 30% तक घटाइए। तो बराबर कितना घटा के ले जाना है? तो पहले तो आप समझे, यहाँ पर विनियोग दिया गया है। विनियोग कितना है? यहाँ पर 40,000 है। 40,000 को आपको क्या करना है? यहाँ पर 40,000 गुणा 30%, यानी 12,000 की कमी होती है। तो नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है यानी कि कमी हुई है। तो पुनः मूल्यांकन खाते में कहाँ लिखा जाएगा? उधार साइड में लिखा जाता है, क्योंकि विनियोग भी एक संपत्ति है। यहाँ लिखते हैं विनियोग खाता, विनियोग खाता, विनियोग खाता कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर 12,000। ओके, 12,000 लिखा। उसके बाद हमको क्या करना है? रूम नाम से लिखेंगे। तो देखो कमी हुई है तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार और विनियोग खाते का, इस तरह से आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तीसरा है पुनः मूल्यांकन खाता उधार 12,000 का कमी हुई थी, 12,000, और क्या था? विनियोग खाते का, विनियोग खाते का। ओके, यहाँ पर हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा पॉइंट है देनदार पर 20% डूबत ऋण अनामत और 5% देनदार वट्टा अनामत का प्रावधान करना है। तो इस हम लोग, ये डूबत अनामत क्या होता है कि ऐसा लगता है कि भविष्य में इतना पैसा डूब सकता है, ऐसा अनुमान लगा के रख लेते हैं। बराबर। वो वापस मिलता है तो फ़ायदा होता है, लेकिन डूबत अनामत रखना पड़ता है तो कंपनी को क्या होता है? नुकसान होता है। इसलिए उसके लिए अनामत रखा जाता है। 5% देनदार अनामत है, प्रावधान है, तो इसको ध्यान में रखना है। बहुत से विद्यार्थी गलत करते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर देनदार कितने हैं? तो देनदार देखेंगे, देनदार 50,000 का है। ओके, 50,000 देनदार है। तो देनदार में से हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 50,000 देनदार है, उसका 20% निकालते हैं तो कितना आता है? इसका 20%, 10% आपको निकालने आता है 5,000, तो 20% यानी डबल यानी 10,000 होता है।
ओके, तो ये तो आ गया देनदार डूबत ऋण अनामत। इसको घटाएंगे, बराबर, घटाएंगे तो 40,000 आता है। इसके ऊपर 5% रखना है, नहीं तो क्या करते हैं, इसी के ऊपर 20%, इसी के ऊपर 5%, यानी गलत हो जाता है। तो 40,000 का 5% कितना होता है, तो 40,000 का 5% होता है 2,000। तो यहाँ पर 2,000, ओके, तो यहाँ पर 38,000 बचता है। हमको मेन इसका और इसका ध्यान रखना है। डूबत ऋण अनामत कितना आया, 10,000, और देनदार बट्टा अनामत कितना आया, 2,000। तो हम तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको कहाँ एंट्री करना है, तो ये हमारी देनदार हमारी संपत्ति है। संपत्ति है तो हम लोग को 20% अनामत रखना पड़ा, देनदार बट्टा अनामत, तो ये हमारे लिए क्या नुकसान है, बराबर। संपत्ति को नुकसान हो यानी घाटा हो तो कहाँ लिखेंगे, बराबर। तो यानी कमी हो रहा है, देनदारों में कमी हो रही है ना, तो देखो संपत्ति में कमी हो तो उधार साइड लिखते हैं, ऐसे समझे। और उधार साइड इसको लिखना पड़ेगा, डूबत ऋण अनामत, इसको बट्टा देनदार बट्टा अनामत भी उधार साइड में लिखते हैं, क्योंकि हमको नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ तो हम लोग उधार साइड लिखते हैं। तो लिखते हैं इसको, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डूबत ऋण अनामत खाता उधार, डूबत ऋण अनामत खाता कितने का है, तो है 10,000 का है। कितना है, 10,000। और बट्टा अनामत लिखते हैं, बट्टा अनामत खाता कितना आया था, 2,000 आया है। अब ये यहाँ पर देखोगे, ये हमने इधर साइड लिखा है, नुकसान हुआ है इसके लिए, बराबर। तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, तो ये जो है पुनः मूल्यांकन खाता उधार और डूबत ऋण खाते का बट्टा अनामत खाते का, इस तरह से नामचा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले चौथा है पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता उधार डूबत ऋण खाते का और बट्टा अनामत खाते का, बट्टा अनामत खाते का, ओके। कितना है, पुनः यहाँ पर डूबत ऋण था हमारे पास, यहाँ पर था 10,000, ये कितना था 2,000, टोटल मारोगे तो 12,000 यहाँ आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब पांचवा हम लोग करते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखा है 15,000 के स्टॉक की कीमत में कमी हुई है, यानी 20% कमी हुई है। मतलब क्या है, स्टॉक संपत्ति में कमी होती है तो उधार साइड में लिखा जाता है, वृद्धि होती है तो जमा साइड में, ओके। नुकसान हुआ है यानी कि हमको फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं स्टॉक खाता क्या बोला था, 15,000 का 20%, 15,000 का 20% होता है 3,000। तो यहाँ लिखेंगे 3,000। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन, कमी हुई है ना इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता उधार और स्टॉक खाते का, बराबर। संपत्ति है तो नुकसान हो तो संपत्ति को जमा करते हैं, फायदा की हो तो उधार करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाता उधार और क्या था, स्टॉक खाते का, स्टॉक खाते का, ओके। कितना था, तो बोले 3,000, यहाँ पर, यहाँ भी 3,000, ओके। इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं छठी एंट्री। तो यहाँ पर आपको देखेंगे 20,000 के लेनदारों को अब रकम चुकानी नहीं है। तो आप समझे, लेनदार हैं, लेनदार मतलब कौन होते हैं, जिससे हम लोग माल सामान खरीदते हैं, उसको पैसा देना पड़ता है, ओके। तो वो हमसे पैसा मांगते हैं तो हमको देना पड़ेगा, हमारा दायित्व होता है। लेकिन अब हमको 20,000 रुपये चुकाने नहीं है, कोई कारणवश होगा तो हमको चुकाना नहीं पड़ेगा। मतलब हमको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान, फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ हो तो कहाँ लिखा जाएगा, फ़ायदा हुआ हो तो
हम लोग पुनः मूल्यांकन के जमा साइड में लिखते हैं, और नुकसान हो तो उधार साइड में। ओके, तो ध्यान रखना है, नहीं तो आपको ऐसे भी याद कर सकते हो, बोले ये हमारा दायित्व है, दायित्व में कमी हो तो जमा साइड में लिखा जाता है, और दायित्व में वृद्धि हो तो उधार साइड में लिखा जाता है। नहीं तो बराबर दोनों के नियम, संपत्ति के लिए अलग नियम है और उसके लिए, लेकिन ये वाला जो लाभ और हानि वाला होगा वो आपको ध्यान रखना है। बोले क्या हुआ, फायदा हुआ तो जमा साइड और पुनः मूल्यांकन खाते के, और अगर घाटा हुआ है तो उधार साइड पुनः मूल्यांकन खाते में लिखते हैं। ये सही आपको पड़ेगा, इसलिए देखोगे तो ये फायदा हुआ तो कहाँ लिखेंगे, जमा साइड लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाते के। तो यहाँ लिखते हैं लेनदार खाता, लेनदार खाता कितने का है, लेनदार खाता 20,000 का है। कितने का है, 20,000। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लेनदार खाते उधार, रूम नाम में इसका उल्टा करना पड़ता है ना, तो लेनदार खाते उधार पुनः मूल्यांकन खाते का, बराबर। तो यहाँ लिखते हैं छठी एंट्री में लेनदार खाता उधार, लेनदार खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का, पुनः मूल्यांकन खाते का। ओके, कितने का हुआ है, तो ये 20,000 का है, तो 20,000 और 20,000। ओके, अब हम लोग सातवां देखते हैं। तो सातवां है रुपये 3,000 का खर्च चुकाना बाकी है और 2,000 अप्राप्त आय का लेखा करना बाकी है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना, खर्च चुकाना बाकी है यानी कि हमको खर्चा चुकाना पड़ेगा, तो हमारे लिए नुकसान है। ओके, तो नुकसान है तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड में लिखा जाएगा। और 2,000 अप्राप्त आय का लेखा यानी कि कोई आय प्राप्त हुई है, अप्राप्त आय का लेखा करना बाकी है, बराबर। आय हमको मिलेगी यानी कि बराबर उसका लेखा करना बाकी है, बराबर। यानी ये हमको मिलने वाली भविष्य में, अप्राप्त यानी कि मिली नहीं है पर मिलेगी, आय मिलेगी, तो ये फायदा है, फायदा है तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले खर्च चुकाना बाकी, खर्च चुकाना बाकी कितना है, तो 3,000 है। ओके, और अप्राप्त आय खाता कितना है, 2,000। ओके, अब सबसे पहले इसकी एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करना पड़ेगा, खर्च चुकाना बाकी है, तो खर्च चुकाना बाकी खाता क्या लिखा जाएगा, जमा साइड में, और पुनः मूल्यांकन खाता उधार साइड में लिखा जाता है। चलिए एंट्री करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता उधार, पुनः मूल्यांकन खाता उधार। ओके, और खर्च चुकाना बाकी, खर्च चुकाना बाकी खाते का, बराबर। खर्च चुकाना बाकी खाते का कितना है, 3,000 है, 3,000 है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अगला का देखते हैं। तो अप्राप्त आय का था, ये जमा साइड में लिखा है, तो क्या लिखेंगे, अप्राप्त आय खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। ओके, तो यहाँ करते हैं आठवां, तो लिखते हैं अप्राप्य आय खाता उधार कितने का था, तो ये था हमारे पास 2,000 का था, 2,000, और पुनः मूल्यांकन खाते, पुनः मूल्यांकन खाते का 2,000 रुपये। ओके, यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या बाकी रह गया है। अब इसमें है ना टोटल मार लेने का है, किधर का ज़्यादा आता है, तो मैं टोटल मार के देख लेता हूँ किधर ज़्यादा आया है।
इधर साइड का टोटल ज़्यादा है, 1,82,000 आया है, 1,82,000। और अंतर, इस टोटल में से इसको घटाते हैं तो अंतर कितने का आता है? 72,000 का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है? 72,000 का। तो ये हमने खोजा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें क्या लिखना पड़ेगा? लिखेंगे इधर साइड में बराबर, बाकी कमी हुई है इधर साइड में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। इसको कहाँ ले जाएंगे? पूंजी खाते में, पूंजी खाता बराबर। किस अनुपात में? तो पुराना जो अनुपात था उस अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो पुराना अनुपात कितना था? पुराना अनुपात था 2:3:1। इस अनुपात में हम लोग तीनों को बांट देते हैं बराबर। यहाँ लिखते हैं कितना है अनुपात? 2:3:1। इस अनुपात में बांटते हैं। क्या नाम है? राजेश, पुष्पा और प्रतिभा। ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 72,000 लिखेंगे, 72,000 ओके, गुणा, सबसे पहले भाग कर लेते हैं। तो 2 1 2 3 5 1 6 से भाग देते हैं इसमें, तो आ जाएगा 12,000। इसका 1% यानी कि एक है, तो 1 अनुपात है इसलिए 12,000 हुआ। इसका 2 है तो इसका 2 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24। किसका होगा? राजेश का 24,000। और इसका 3 से गुणा कर दो तो 36,000। इस तरह से तीनों का ज्ञात कर लिया है। ओके, तो ये हो गया है। यहाँ पर हमने पुनः मूल्यांकन खाता तैयार कर लिया है। तो यही वस्तु खोजना पड़ता है, तो आपने सीख लिया है। और यहाँ पर भी आप टोटल मान लेना, यहाँ पर कितना होता है, दोनों का टोटल समान आना चाहिए। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।